पिछले वीडियो में हमने प्रकाश का परावर्तन और उससे संबंधित परिभाषाएं, परावर्तन के नियम पढ़े थे। अब उससे आगे दर्पण और उससे संबंधित बातें सीखेंगे। दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम जैसे कांच है के तल के एक पृष्ठ पर चांदी अथवा पारे की पॉलिश कर दी जाए और दूसरा तल परावर्तक तल हो तो उसे दर्पण कहते हैं। कोई पारदर्शी माध्यम है जैसे कांच लिया और कांच के एक तल पर पारे की या चांदी की पॉलिश कर दी जाए और दूसरा तल उसका जो बचा हुआ है वो परावर्तक तल हो तो उसे हम दर्पण कहते हैं। अब दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार नंबर 1, समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? सुबह जग करके हम अपना चेहरा देखते हैं वो हमारा समतल दर्पण होता है। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे? समतल दर्पण की परिभाषा लिख रहे हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। किस प्रकार से? ये एक कांच की प्लेट है, समतल है और इसके एक तल पर चांदी की या पारे की पॉलिश कर दी। ये पॉलिश हो गई हमारी और दूसरा तल ये परावर्तक तल हो गया हमारा परावर्तक तल। तो ये वाला तल हमारा समतल है, इसे हम समतल दर्पण कहते हैं। दूसरे होते हैं हमारे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण समतल दर्पण के बाद दूसरा होता है हमारा गोलीय दर्पण। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। ये गोलीय दर्पण होते हैं कांच के खोखले गोले से काटकर बनाए जाते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले से काटकर बनाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो समझें। ये कांच का एक खोखला गोला लिया, ये इसका केंद्र है। अब इस कांच के खोखले गोले में से थोड़ा सा भाग मैंने काट लिया और काटने के बाद ये वाला कांच का हिस्सा बचा। अगर इसके उठे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाए, ये वाला उठा हुआ तल है, इस पर मैंने पॉलिश कर दी किसकी? चांदी अथवा पारे की, और दबा हुआ तल परावर्तक तल हो तो इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण बढ़ गया? ये अवतल दर्पण। अब इसका जस्ट उल्टा और एक छोटा सा भाग काटा इसी गोले में से, इसके दबे हुए तल पर पॉलिश कर दी
अब जी क्या किया, इसके दबे हुए तल पर पॉलिश कर दी और उठा हुआ तल वो परावर्तक तल है, तो ये बन जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, पहला कहेंगे हम अवतल दर्पण, इसका दूसरा नाम ये है अभिसारी दर्पण, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो अवतल दर्पण की क्या परिभाषा देंगे, अभी हमने देखी कि यदि गोलीय दर्पण के उठे हुए तल पर, यदि गोलीय दर्पण के उठे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाए तथा दबा हुआ तल परावर्तक तल हो, परावर्तक तल हो, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अभी हमने चित्र में देखा था, तो अवतल दर्पण कैसा बनेगा, एक इस प्रकार से गोलीय भाग लिया कांच का और इसके उठे हुए तल पर पारे अथवा चांदी की पॉलिश कर दी और ये वाला दबा हुआ तल परावर्तक तल हो गया, तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। इस प्रकार से ये मुख्य अक्ष होगा, अभी बताएंगे। ये प्रकाश की किरण आई और ये परावर्तित होकर के ऐसे चली गई, तो परावर्तन किससे हो रहा है, दबे हुए तल से हो रहा है, इसे हम अवतल दर्पण या दूसरा नाम है इसका अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। दूसरा और होता है गोलीय दर्पण, जिसे कहते हैं हम उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण। जैसे अभी हम परिभाषा देख रहे हैं कि यदि गोलीय दर्पण के दबे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाए, यदि गोलीय दर्पण के दबे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाए तथा परावर्तन उठे हुए तल से हो, तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के हुए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का चित्र कैसे बनेगा, ये गोलीय भाग लिया, इसके दबे हुए तल पर पॉलिश कर दी और ये उठा हुआ तल परावर्तक तल हो गया, ये प्रकाश की किरण आई, ये परावर्तित होकर के चली गई, तो ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण और ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। तो अब हम गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं सीखेंगे। सबसे पहले दर्पण का ध्रुव, तो ये एक दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, दबे हुए तल पर पॉलिश हो रही है और ये इसका परावर्तक तल, और परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होगा उसे हम दर्पण का ध्रुव कहेंगे, है पोल पी। तो दर्पण के ध्रुव की क्या परिभाषा हुई कि दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव
कहते हैं। ये अवतल दर्पण का ध्रुव हो गया। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण के लिए, गलत हो गया, ये उत्तल दर्पण के लिए था। तो अवतल दर्पण के लिए उठे हुए तल पर पॉलिश होती है, दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, ये मध्य बिंदु हो गया, ये हो गया हमारा ध्रुव। और उत्तल दर्पण के लिए दबे हुए तल पर पॉलिश होती है, उठा हुआ तल परावर्तक तल होता है, ये मध्य बिंदु हो गया, ये हो गया हमारा ध्रुव। तो ध्रुव क्या हुआ, किसी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरा बिंदु है ध्रुव के बाद वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण हमारे खोखले गोले से काट करके बनाए जाते थे, तो उसका जो केंद्र होता था उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाए जाते हैं, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ये अवतल दर्पण है। इस प्रकार से ये खोखले गोले से काट करके बनाया गया होगा। इसका जो केंद्र होगा, तो ये वाला केंद्र हमारा कहलाएगा वक्रता केंद्र। तो ये वाला केंद्र क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। और यहाँ पर इसका मध्य बिंदु होगा, वो क्या कहलाएगा, ध्रुव। तीसरा बिंदु है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है पूरी हमारी, वो क्या कहलाती है, दर्पण का ध्रुव। तो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष क्या हुआ, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला बिंदु है मुख्य फोकस। चौथा बिंदु, तीन हो गए। चौथा बिंदु है मुख्य फोकस, या केवल इसको फोकस के नाम से भी जानते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती हैं, जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है, उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। फोकस कहते हैं। ये दर्पण देखिए, ये कौन सा दर्पण है, हमारा अवतल दर्पण है। इसका मध्य बिंदु ये दर्पण का ध्रुव हो गया, और ये इस प्रकार से खोखले गोले से काट करके बनाया गया। यहाँ इसका वक्रता केंद्र हुआ, ये वक्रता केंद्र सी सेंटर
दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष हो गई। परिभाषा कहती है कि मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आ रही है और ये टकराने के बाद इस प्रकार से ये लौटेगी, ये परावर्तित होगी। एक किरण नीचे से आई, समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के, परावर्तन के बाद ये ऐसे लौटेगी। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम दर्पण का फोकस कहते हैं। तो ये एफ हमारा हो गया फोकस। ये हुआ अवतल दर्पण के लिए। ऐसे ही उत्तल दर्पण के लिए अगर हम देखें तो क्या बनेगा? उत्तल दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश होती है, ये दर्पण का ध्रुव हुआ। ये इसका इस प्रकार गोला होगा तो इसका केंद्र इधर होगा। इस प्रकार से वक्रता केंद्र सी और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष होगी। ये प्रकाश की किरण आई समांतर मुख्य अक्ष के, लेकिन अभी पार होके नहीं जा सकती क्योंकि पॉलिश हो रही है, तो ये लौटेगी। तो ये इस प्रकार से लौट गई, लेकिन ये इसे आगे बढ़ाएंगे तो एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही। ऐसे ही मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण आई और ये इधर को लौट गई। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये हो गया हमारा फोकस। उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है, अवतल दर्पण में वास्तव में मिलती है। तो ये फोकस की परिभाषा हो गई। यहीं पर पांचवा बिंदु फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या हुई? ध्रुव से फोकस तक की दूरी को, ये ध्रुव और ये फोकस, यहां तक की ये दूरी है फोकस दूरी। ऐसे ये ध्रुव और ये फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे? दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। और इस फोकस दूरी को स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। छठवां बिंदु है हमारा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की या ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। वक्रता त्रिज्या को कैसे लिखते हैं? कैपिटल आर से। एक सातवां बिंदु और है। सातवां बिंदु क्या है हमारा? दर्पण का द्वारक। सातवां बिंदु देखें, दर्पण का द्वारक। ये सारी बातें हमें आगे चल के पढ़नी है, जरूरत पड़ेगी। तो दर्पण का द्वारक क्या होता है? ये एक हमारा अवतल दर्पण है जिसके उठे हुए तल पर पॉलिश है, दबा हुआ तल परावर्तक तल है। तो इसके परावर्तक तल का जो व्यास होगा हमारा, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा? हमारा द्वारक। तो परिभाषा कैसे देंगे कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल का जो व्यास होता है उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं।
अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की। जब दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं तो वो चेहरा हमें दर्पण के अंदर बनता हुआ दिखाई देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वही हमारा प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब की परिभाषा लिखते हैं, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब। अभी हमने परिभाषा लिखी, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो उसे हम वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है परिभाषा? कि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, रियल में वास्तव में मिलती हैं, तो उसे वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर लिया जा सकता है। दूसरा प्रतिबिंब होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। पहला था रियल इमेज और ये कहलाएगा हमारा वर्चुअल इमेज। तो इसकी परिभाषा, किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती, तो उसे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब को
पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। तो अब ये प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, ये प्रतिबिंब बनने के लिए हमें कुछ नियम सीखने हैं। देखिए, प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। पहला नियम है हमारा मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। कैसे? ये अवतल दर्पण है हमारा, उठे हुए तल पर पॉलिश हो गई। ये दर्पण का मध्य बिंदु जिसे ध्रुव कहते हैं, ये खोखले गोले से काट करके बनाया गया। यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र C और दोनों को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। अब क्या हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण ये गई मुख्य अक्ष के समांतर, और इसके दोनों के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु बिल्कुल बीचों बीच होगा, वो होगा हमारा फोकस। तो ये मुख्य अक्ष की समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद और कहीं से नहीं जाएगी, वो फोकस से होकर के अवश्य जाएगी। अगर समांतर आ रही है तो परावर्तन के बाद वो फोकस से अवश्य जाएगी। उत्तल दर्पण में देखते हैं, ये उत्तल दर्पण है, दबा हुआ तल, पॉलिश हो गई, और ये ध्रुव हो गया हमारा, ये मुख्य अक्ष, और यहाँ इसका वक्रता केंद्र होगा, दोनों के बीचों बीच में कहीं होगा फोकस। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण आई और ये लौट करके इस प्रकार से चली गई। पार तो होने से पॉलिश हो रही है, तो ये कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी हमें, ये ऐसे लग रहा है ये हमारी फोकस से जा रही है। तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो पहला नियम क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से जाती हैं और या जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, इसका दूसरा नियम है, दूसरा नियम इसका जस्ट उल्टा है कि फोकस से जाने वाली किरणें, फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। कैसे? ये हमारा एक अवतल दर्पण हुआ जिसके उठे हुए तल पर पॉलिश, ये मध्य बिंदु ध्रुव हो गया और ये मुख्य अक्ष हो गया। इधर कहीं वक्रता केंद्र होगा, जो खोखला गोले का केंद्र इधर होगा, और ये इसका मध्य बिंदु फोकस होगा। अब कोई किरण फोकस से होकर के गई, जरूरी थोड़ी समांतर ही है, फोकस से होकर के जा रही है, तो फोकस से जाने वाली किरण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होकर के वापस लौट जाएगी। ये दूसरा नियम है कि फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम और है, 3 नियम है इसके। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम देखिए, तीसरा नियम दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली
किरणें परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट आती हैं, उसी मार्ग से वापस लौट आते हैं। ये अवतल दर्पण है हमारा, ये मुख्य अक्ष, ये मध्य बिंदु ध्रुव हो गया। यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र, इसके बीचों बीच में होगा फोकस। कोई किरण वक्रता केंद्र से गई, ये वक्रता केंद्र से गई तो दर्पण से जाके टकराने के बाद क्या होगा, ये फोकस से नहीं जाएगी क्योंकि समांतर नहीं है, तो क्या होगा जी, उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वो परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी, और दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर वो फोकस से जा रही है तो वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम कहता है कि अगर वो वक्रता केंद्र से जा रही है तो वो उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। इस प्रकार ये 3 नियम हैं। अब इनकी सहायता से भिन्न भिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना अगले वीडियो में सीखेंगे।